बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। और नाज़रीन आपको बताएंगे कि सरमा रुत ने एक और अंगड़ाई ली है। मुल्क के कुछ इलाकों में बर्फबारी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शफाफियत और एहतसाब यकीनी बनाने के लिए आज़ादी सहाफ़त अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन सहाफ़ती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ारत इत्तलात जर्मनी के ताउन से सहाफ़ियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के क़याम पर काम शुरू करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जर्मन प्रेस फेडरेशन के सदर से गुफ्तगू। जर्मन वफ़द के ताउन में इजाफे के लिए मीडिया के वफूद के तबादलों की तजवीज़। आजम खान ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। तकरीब में सियासी शख्सियात समेत आला हुक्काम की शिरकत। तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जों का खात्मा और मालियाती इस्तेहकाम हुकूमत की अहम तरजीह। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए तवानाई के शोबे में पायदारी के हवाले से तजावीज़ पर गौर। वज़ीर ख़जाना की गर्दशी कर्जे ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट और एक्शन प्लान जल्द मुरतब करने की हिदायत। इमरान खान महंगाई, कर्जों, माशी तबाही और बेरोजगारी का मुजरिम है। हमने माफिया और बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक किया, 40 साल का हिसाब दिया, एक इल्जाम भी साबित न हुआ। इमरान न्याजी बन्नी गाला में अदालत लगाएं, खुद जज और वकील भी बन जाएं, फिर भी झूठे इल्जाम साबित नहीं होंगे। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब। PTI ने अपने दौर में मुल्क को मफलूज, मकरूज और कमजोर किया। अवामी फलाह बहबूद की बजाय इंतशार, इंतकामी सियासत और करप्शन को परवान चढ़ाया। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली है, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। मकबूजा कश्मीर में शहदाए गौ कत्ल की 33वीं बरसी। कत्लेआम में मुलव्वस एक भी फौजी को सजा नहीं दी गई। भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी काबिल मजम्मत। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के जंगी जराइम की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का अफरीत हर शहर को निगलने लगा। उत्तराखंड में लाउड स्पीकर पर आज़ान देने पर 7 मसाजिद को जुर्माने। गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात का सच दिखाने पर BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले वकला के बैनुल-अक़वामी ग्रुप का उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को आलमी मुजरिम करार देने का मुतालबा। फलस्तीन में सहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी। मकबूजा मगरबी किनारे में एक और फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने गश्त के दौरान निहत्ते शख्स को गोली मार दी। 1 जनवरी से अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 18 हो गई। मुल्क में शदीद सर्दी का राज। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। अगले 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सऊदी अरब में 4 मुल्की वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट। कौमी टीम की इवेंट में दूसरी पोजीशन। वतन वापसी पर टीम का शानदार इस्तकबाल। और चीन में सालाना बहार फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। नगमे, रक्स और खाकों समेत एक्रोबैटिक्स और मैजिक शो का शानदार मुजाहरा। इफ्तिताही शो में बच्चों की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन को सहर में जकड़ लिया। रवां साल चीनी कमरी कैलेंडर खरगोश का साल करार।
नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरा हो जाना एक खामोश लेकिन मोहलिक बीमारी है जिसकी अमूमी अलामात कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोहरों के पिस जाने से कद की कमी, कमर का झुकाव और कूल्हे का फ्रैक्चर है। डेक्सा स्कैन एक सादा और फौरन तशखीस का टेस्ट है जो हड्डियों के खोखलेपन को मिनटों में जांच लेता है। अब पब्लिक सर्विस मैसेज बाय इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। Smart, waste not, Surge Smart, waste not. 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 वेलकम बैक। नाज़रीन, आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को मुल्क में शफ़ाफ़ियत और एहतसाब के लिए कलीदी अहमियत देती है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन सहाफ़ती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह बात जर्मन प्रेस फेडरेशन के सदर क्रिस्टियन ज़र्म की क़यादत में वफ़द के साथ मुलाकात में कही। मुलाकात में जर्मन वफ़द ने दोनों ममालिक के दरमियान शोबाए सहाफ़त में ताउन बढ़ाने के लिए सहाफ़ती वफूद को तबादले की तजवीज़ दी, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात को हिदायत की कि वो जर्मन प्रेस फेडरेशन के साथ मिलकर पेशा वाराना तबादले की गर्ज से तरबियत गाह के क़याम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम शुरू करे। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी सैयद फ़हद हुसैन, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतालिका आला हुकाम भी शरीक थे। आज़म खान ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर गुलाम अली ने इनसे हलफ लिया। तफसील साजिद अख्तर की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद आजम खान ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर, वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मोहम्मद आजम खान की बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्री साबिक वज़ीर आला महमूद खान, अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान मुफाहिमत के बाद हुआ है। तकरीब हल बर्दारी के बाद निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला का कहना था कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन से भरपूर तावन करेगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात का मसला भी उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी को फरोग दे। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान का ताल्लुक जिला चारसदा से है। वो 1990 से 1993 तक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे। आजम खान निगरान काबीना में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना और वजीर बराए PND और सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम, वजारत मजहबी उमूर और चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको बोर्ड भी रह चुके हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर ममलकत ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा, वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन रिफॉर्म्स कमीशन इशफाक तोला और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में तवानाई के शोबे के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्ज के खात्मे और मालियाती इस्तेहकाम लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना ने कमेटी को गर्दशी कर्ज
قرض ختم کرنے کے لیے رپورٹ اور ایکشن پلان جلد مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس سے پہلے گیس کے شعبے میں گردشی قرض ختم کرنے کے لیے قائم کمیٹی کے کنوینر اشفاق یوسف تولا نے اجلاس کو گیس کے شعبے میں گردشی قرض کی حجم، وجوہات اور اصلاحات کے فریم ورک پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے ایف پی آر میں ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں ورثے میں کمزور معیشت ملی، اس کے باوجود حکومت معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام میں درپیش مسائل کی نشاندہی کی۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے وسائل کا متحرک کرنے، کاروبار میں آسانی اور ٹیکس ادا کرنے والوں کی سہولت کے لیے موجودہ ریونیو پالیسیوں میں اصلاحات کی تجویز دی۔ وزیر خزانہ نے کمیشن کے اراکین پر زور دیا کہ وہ مالیاتی استحکام اور محصولات میں اضافے کے لیے ٹیکس اصلاحات متعارف کرانے کی کوشش کریں۔ حکومت کے معیشت دوست اقدامات کے باعث معاشی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے فروغ کے لیے کاروباری برادری بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام آباد میں کاروباری برادری نے حکومت کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کسی بھی ملک میں جو ایکچوئل ڈرائیو ہوتا ہے اکانومی کا وہ کرتی ہے بزنس کمیونٹی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چینج لے کے آتے ہیں، روزگار وہ کریٹ کرتے ہیں اور ویلیویشن وہ دیتے ہیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کا وہ اس اکانومی کو لے کے جائے گا آگے۔ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ایک بہتر بزنس انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے۔ تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی، میرا یقین ہے کہ یہ پاکستان کو اس کرائسس سے باہر نکال دے گی۔ موجودہ حکومت نے مشکل حالات کے باوجود ملک میں ٹیکسٹائل اور تعمیراتی صنعت کے فروغ کے لیے مؤثر پالیسی سازی کی۔ گورنمنٹ جس طرح کوشش کر رہی ہے، انیشیٹو لے رہی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ معیشت کا پہیہ چلے گا۔ مختلف اقتصادی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے بعد ملک کی معیشت مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے کامیاب انعقاد سے رواں سال مارچ کے بعد نہ صرف روس سے سستی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی جا سکیں گی بلکہ دو طرفہ تعلقات اور تجارت و سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کا 8واں 3 روزہ اجلاس 18 سے 20 جنوری تک اسلام آباد میں ہوا، جس میں دونوں جانب سے وزراء، حکومتی اور نجی شعبے کے نمائندوں کے درمیان دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، مالی و اقتصادی امور، سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون کے ساتھ خصوصاً توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ 3 روزہ مذاکرات میں رواں سال مارچ کے بعد روس سے پٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر اتفاق ہوا۔ کسٹم امور، کسٹم پروٹوکول اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے بھی ہوئے۔ کراچی سے لاہور تک اسٹریم گیس پائپ لائن کے منصوبے کے جامع انفراسٹرکچر پر غور کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کمپریہنسو پلان میں انرجی سیکیورٹی ہوگی، اس میں افورڈیبلٹی ہوگی اور اس میں سسٹینیبلٹی ہوگی۔ ایک ایسا طریقہ کار سامنے لائیں گے جس سے غریب کے اوپر توانائی کی جو قیمت ہے، جو بوجھ ہے، وہ کم ہو۔ مارچ جب آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گی۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کروڈ سستا منگوا لیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس 18 20 ڈالر کا پریمیم دے کے منگوا لیں۔ اگر ہمارے پاس 18 20 ڈالر کا پریمیم دے کے ریفائنڈ پروڈکٹ خریدنے کے لیے پیسے ہیں تو ہمارے پاس سستا اور پریمیم کے بغیر کروڈ خریدنے کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ پاکستان اور روس نے تیل اور گیس کی تلاش، زراعت، تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، اعلیٰ تعلیم، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات، پوسٹل سروسز، مالی امور اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون پر بھی اتفاق کیا، اور اس حوالے سے ورکنگ گروپ بھی قائم کیے گئے۔ عالمی اقتصاد بازاری کے اثرات اور سیلاب کی تباہی کے بعد کی صورتحال میں روس سے سستے تیل کی خریداری، تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ اور دوسرے شعبوں میں تعاون سے پاکستانی معیشت کو نمایاں ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کی تقریر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ مافیاز اور بڑے بڑے ڈاکوؤں سے ملک کو پاک کیا ہے، اب صرف چور کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ عمران خان 4 سال تمام طاقت ہونے کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں کر سکے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نیب چیئرمین کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، لیکن عدالت میں الزامات جھوٹ ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک ثبوت پیش نہ کر سکے۔ پاکستان کی تمام عدالتوں نے ان کے الزامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔
مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانوی عدالت نے عمران خان کے الزامات مسترد کیے. ہم نے 40 سال کا حساب دیا, ایک الزام ثابت نہ ہوا. بنی گالہ میں عدالت لگائیں, خود جج بن جائیں اور وکیل بھی, پھر بھی جھوٹے الزام ثابت نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اس قوم کی مہنگائی, قرضے, معاشی تباہی اور بے روزگاری کے مجرم ہیں. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو مفلوج, مقروض اور کمزور کیا. نااہل شخص نے عوامی فلاح و بہبود کی بجائے انتشار, انتقامی سیاست اور کرپشن کو ترجیح دی. شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں گیس فراہمی کے منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ہے, پاکستان کو مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے پرعزم ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر نے گیس فراہمی کے منصوبوں کی تختی کی نقاب کشائی کی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آن لائن بینک فراڈ اور جعل سازی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے بینکنگ محتسب کو ہنگامی بنیادوں پر مناسب چیک اینڈ بیلنس اور فول پروف سیکیورٹی سسٹم لاگو کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے. صدر مملکت نے بینکنگ محتسب کے ذریعے سینکڑوں افراد کیسز کے فیصلوں اور آن لائن فراڈ متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے باوجود ایسے واقعات میں اضافے کو پریشان کن قرار دیا اور کہا کہ تمام بینکوں کو مشترکہ طور پر آگاہی مہم شروع کرنی چاہیے. آن لائن بینکنگ کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات اور متعلقہ SOPs کی تعمیل کو بھی یقینی بنایا جائے. حال ہی میں معروف ناول نگار اور ڈرامہ نگار مرزا اطہر بیگ کو بھی آن لائن بینکنگ فراڈ کا سامنا کرنا پڑا. ایوان صدر نے مرزا اطہر بیگ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ بینک کی جانب سے مقررہ وقت میں ریلیف نہ ملنے کی صورت میں بینکنگ محتسب کو باضابطہ شکایت درج کرائیں. مرزا اطہر بیگ کو ایک آن لائن نوسر باز نے ان کے بینک اکاؤنٹ سے 11 لاکھ روپے سے محروم کر دیا تھا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے آج گاؤں کدل قتل عام کی 33 برس مکمل ہونے کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کیے گئے قتل عام کے تمام واقعات کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان گھناؤنے جرائم میں ملوث اہلکاروں کو عبرتناک سزا دی جا سکے. بھارتی فوجیوں نے 1990 میں آج ہی کے دن سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ افراد کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا. KMS کے مطابق حریت رہنماؤں فریدہ بہنجی, غلام نبی وال, خادم حسین, سبت شبیر قمی اور آزادی پسند تنظیموں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور ڈیموکریٹک حریت فورم نے سری نگر میں اپنے بیانات میں گاؤں کدل قتل عام کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ علاقے میں بے شمار قتل عام کیے ہیں لیکن ان دل خراش واقعات میں ملوث ایک بھی فوجی کو سزا نہیں دی گئی. انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مذمت کی. فسطائی مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسداد تجاوزات مہم کے نام پر لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے اقدام کے خلاف ضلع ڈوڈا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مودی حکومت نے گزشتہ چند دنوں میں وادی کشمیر کے مختلف اضلاع اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں لاکھوں کنال اراضی چھین لی ہے. بھارتی پولیس نے حریت رہنما ظہور احمد بٹ کو ضلع کپواڑہ میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا. قابض انتظامیہ نے گرفتار رہنما کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا اور انہیں جموں خطے کی بہدروا جیل منتقل کر دیا. ظہور بٹ کو 8 ماہ قبل 4.5 برس کی غیر قانونی حراست سے رہا کیا گیا تھا. ناظرین، جموں ہو یا سوپور یا پھر گاؤں کدل، مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ انسانی المیوں سے سرخ ہے. کشمیر میڈیا سروس نے گزشتہ 6 ماہ میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر مبنی ہندتوا کی پیروکار قابض مودی سرکار اور اس کے گماشتوں کی بربریت آشکار کرنے کے لیے رپورٹ جاری کی ہے، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں عاصم رضوان. کشمیر میڈیا سروس نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستانی فوج کی جانب سے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. یہ رپورٹ گاؤں کدل قتل عام کے 34 برس مکمل ہونے کے دن جاری کی گئی ہے. بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے 1990 میں آج ہی کے دن سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں پرامن مظاہرین پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 50 سے زائد افراد کو شہید جبکہ سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا. کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں بھارتی فوج نے 36 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو بے ایمانہ طریقے سے شہید کیا. 100 کے قریب 69 کشمیری جعلی مقابلوں اور ماورائے عدالت حراست میں قتل کیے گئے جبکہ سینکڑوں کشمیریوں کو بھی جبری حراست میں لیا گیا. ہم پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں
کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائیں. وزیر خارجہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھرپور کشمیریوں کی نمائندگی کی. مودی کو بچر کہنا اور پھر یہ بات کہ بھائی اس وقت یہ جو حالات ہیں آپ کشمیر کی مخلوق خدا جس طرح وہ تباہ برباد کر رہا ہے ہندوستان اس کی طرف دھیان دیں. تو اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار اور اس کے گماشتوں نے حریت رہنماؤں کو بدنام زمانہ تہاڑ جیل، سب جیل بارامولہ اور اتر پردیش میں پابند سلاسل کا رکھا ہے. ان رہنماؤں میں بزرگ خاتون رہنما آسیہ اندرابی سمیت 4 خواتین بھی شامل ہیں جو کہ عالمی ضمیر اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہندوستان خود گیا سلامتی کونسل میں، اس کی درخواست پہ وہ قراردادیں موجود ہیں کہ پرامن طور پر کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد قابض ہندوستانی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو عملاً جیل میں تبدیل کر دیا اور اظہار رائے پر بھی قدغن لگا دی، جس کا بیان ثبوت گزشتہ 1 سال کے دوران 26 صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ہراساں کرنا ہے. ڈوزر ہے یہ ہندوستان کے خلاف. ہم یہ انشاءاللہ پہنچائیں گے تمام ایمبیسڈروں کے جو بھی ڈپلومیٹس ہیں ان تک پہنچائیں گے. دنیا کے جہاں بھی ایسی بین الاقوامی سطح پر اس کے انسانی قومی حقوق پامالیوں کی جماعتیں ہیں ان کے سامنے ہم پیش کریں گے، پوچھائیں گے. رپورٹ کے مطابق ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان کا نمبر بتدریج تنزلی کے بعد 180 ممالک میں 150واں ہے. رپورٹ میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں اور انسانیت کے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کردار ادا کریں. عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا افریت ہر شے کو نگلنے لگا. گجرات مسلم کش فسادات کا سچ دکھانے پر بی بی سی کی دستاویزی فلم پر پابندی تو دوسری طرف مساجد کو آزان دینے پر بھی جرمانہ کیا جا رہا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکلاء کے بین الاقوامی گروپ نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو عالمی مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. تفصیل جانتے ہیں عبداللہ شاد سے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. مودی سرکار نے گجرات فسادات کے حوالے سے سچ دکھانے پر بھارت بھر میں بی بی سی کی دستاویزی فلم پر پابندی عائد کر دی. انڈیا دی مودی کوشچن نامی اس دستاویزی فلم میں بی بی سی نے مودی کو بطور وزیر اعلیٰ 2002 کے گجرات فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا ہے. مودی حکومت نے صرف یوٹیوب ہی نہیں، اس دستاویزی فلم کا لنک شیئر کرنے والے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے. دوسری جانب اتراکھنڈ میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر 7 مساجد کو 5-5 ہزار جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہریدوار میں ہائی کورٹ نے لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر جامعہ مسجد ہریدوار، عباد اللہ مسجد، بلال مسجد، صابری جامعہ مسجد اور دیگر 3 مساجد پر جرمانہ عائد کر دیا. عالم محمد عارف نے کہا کہ بی جے پی حکومت مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور قوانین کا اطلاق صرف مسلمانوں پر کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈیووس میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکلاء کے بین الاقوامی گروپ گورنیکا 37 چیمبرز نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف سوئس فیڈرل پراسیکیوٹر آفس میں کرمنل رپورٹ جمع کرائی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ یو پی پولیس یوگی آدتیہ ناتھ کی سرپرستی میں مسلمانوں پر مظالم کرتی ہے. یوگی آدتیہ ناتھ انسانیت اور مسلمانوں کے خلاف کبھی جرائم میں ملوث ہیں، اس لیے انہیں عالمی مجرم قرار دیا جائے. عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کے عوام باشعور ہیں، اس لیے عمران خان کو بلدیاتی انتخابات میں دھول چٹوائی. انہوں نے کہا کہ عمران خان سندھ کو ملک کا صوبہ بنانے سے انکار کرتے رہے. بنی گالہ محل کی ہر اینٹ اور درخت عمران خان کی کرپشن کی گواہی دے رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے ذاتی ہسپتال کی خاطر کوئی بڑا ہسپتال بننے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان کے غریب لوگ مفت علاج کے لیے سندھ جاتے ہیں. سندھ میں دل، جگر اور گردوں کا مفت علاج ہوتا ہے. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی فتح سے پیپلز پارٹی کے مخالفین کا کلیجہ پھٹ گیا ہے. عمران خان نے مالم جبہ BRT کرپشن کیسز میں حکم امتناعی لے رکھا ہے. عمران خان ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں مگر انہیں وہاں بھی جیل جانا پڑے گا. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نوجوانوں کی ترقی اور ان کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں. لاہور میں پاکستان ٹیک HR فیسٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان پالیسی کے تحت طالب علموں میں لیپ ٹاپ کی تقسیم اور دیگر اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور بین الاقوامی سطح پر مقامی مصنوعات کی مارکیٹنگ کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کراچی کے پارکس کو مبینہ قبضے سے خالی کروا کر دوبارہ آباد کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کو تفریح کے لیے بہتر مقامات میسر ہوں.
कराची में पाक चीन दोस्ती पाक का संग बुनियाद रखने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर अकायद में अब कब्जा माफिया के लिए कोई जगह नहीं। कराची के दीगर पार्क्स पर काम का आगाज जल्द किया जाएगा। चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल येंग हाउ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे कबल येंग हाउ और गवर्नर सिंध ने पाक का संग बुनियाद रखा और पौधा भी लगाया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मेयर अक्सरियती जमात का होना चाहिए। कराची में मीडिया से बात करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वफाक में एक दूसरे की इत्तेहादी जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि नून लीग ने यकीन दिलाया है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि कराची सिंध का दिल है, हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और खुसूसी अफराद को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो माशरे के दीगर अफराद को हासिल होते हैं। हुकूमत खुसूसी अफराद को रोजगार के मसाफी मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। रिपोर्ट कर रही हैं वक़ार हैदर। पाकिस्तान इंसानी हकूक के हवाले से कायदाना किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। हुकूमत समाज के हर तबके की महरूमियों का हर तौर अजाला करने और ख़ास तौर पर खुसूसी अफराद को मुआशरे का कारआमद रुकन बनाने के लिए कोशा है। इस हवाले से वजारत इंसानी हकूक ने खुसूसी अफराद के लिए एक्ट 2020 लागू कर रखा है, जिसमें हुकूमत ने खास तौर पर खुसूसी अफराद के लिए कोटा सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत माजूर अफराद को नौकरी के हसूल में खुसूसी रियायत दी गई है। मारिया भी खुसूसी अफराद में शामिल हैं। कहती हैं हुकूमत ने कवानीन तो बना दिए हैं, लेकिन अभी भी इन पर मुकम्मल अमलदारी की जरूरत है। हमारे पास 1981 का रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ है, जिसके तहत स्पेशल एजुकेशन का तस्वर पेश किया गया और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की मुलाजमत के लिए कोटा सिस्टम मुतारफ़ कराया गया। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल आईडी कार्ड मुतारफ़ कराए गए, जिसकी बेस पर बहुत सारी मराहत हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। हुकूमत खुसूसी अफराद को मसावी हकूक की फराहमी के लिए कानून साजी कर चुकी है, जबकि अमल दरामद के लिए भी कोशा है। एक्ट के जरिए ये मुमकिन बनाने की कोशिश की गई है कि कोई भी शख्स या इदारा खुसूसी अफराद के साथ बदसलूकी या उनका इस्तेहसाल न कर पाए। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है, सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद को मुलाजमत देना सदका और खैरात नहीं, उनका आइनी हक़ है। तमाम सरकारी और निजी इदारे खुसूसी अफराद के लिए एहसास पैदा करें। फैसले में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की तादाद लाखों में है। इन अफराद के तमाम आइनी और कानूनी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अडयाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला ज़ेर समाअत सजा याफ्ता नाबालिग और ख़वातीन कैदियों की बैरकों में गए और उनके मसाइल सुने। चीफ जस्टिस ने IG जेल खाना जात को कैदियों के मसाइल के फौरी हल का हुक्म देते हुए सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन को पंजाब समेत दूसरे सूबों में पुलिस की तरफ से फौरी चालान पेश कराने के मामले का जायजा लेने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को कैदियों को कानूनी मुआवनत की सहूलत फराहम करने का हुक्म देते हुए इसे कैदियों का बुनियादी हक करार दिया। IG जेल खाना जात ने चीफ जस्टिस को कैदियों की मजमूई तादाद और उनको दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खवातीन कैदियों के बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। FIA ने सलमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में उबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में पेश हुए। दौरान समाअत FIA की जानिब से अदालत में चालान जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया कि मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के कोई शवाहिद नहीं मिले, जिसके बाद सलमान शहबाज और ताहिर नकवी ने उबूरी जमानतों की दरख्वास्त वापस ले ली। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के वादा माफ गवाह ने एहतसाब अदालत के रूबरू एतराफ़ किया है कि वो हालात से घबरा कर वादा माफ गवाह बने थे। जिरा के दौरान वादा माफ गवाह साबिक चीफ इंजीनियर PLDC आरिफ मजीद ने बयान दिया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलासों के दौरान हमेशा मनसूबे की शफाफियत पर जोर दिया। अदालत ने 4 फरवरी को नैब के मजीद गवाहों को तलब कर लिया है।
इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर करदा 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलूच की अदालत में वकील सफाई के इजरा के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें शौकत खानम के बोर्ड की जानिब से सरमायाकारी के बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त याद नहीं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या था। ख्वाजा आसिफ के वकील बैरिस्टर हैदर रसूल ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि क्या आपको बोर्ड की तरफ से इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था। इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्हें यह भी याद नहीं। तहम सरमायाकारी के लिए हासिल करदा $30 लाख बोर्ड मेंबरान की जानिब से वापस जमा करवा दिए गए थे तो मामला खत्म हो गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने रिमार्क्स दिए कि मामला खत्म नहीं बल्कि यहीं से शुरू होता है। जब इमरान खान ने $30 लाख की सरमायाकारी की तो उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था और जब रकम वापस हुई तो डॉलर 120 रुपए का हो चुका था। इस मौके पर इमरान खान के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई जो अदालत ने कबूल कर ली। इमरान खान ने 2012 में शौकत खानम अस्पताल के फंड्स में मुबैना बेकायदगी के हवाले से बयान पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब का हर्जाना दायर किया था। अदालत इस केस में मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इमरान खान को 2 मरतबा जुर्माना भी कर चुकी है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस के मामले का फैसला जारी कर दिया है। फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताही ने जारी किया। मौजूद जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से बरियत नहीं, नैब को रेत से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में पोलियो वर्कर्स शदीद मौसम के बावजूद जांफशानी और फर्ज शनासी से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बर्फीली हवाओं में जब लोग घरों से निकलना नहीं चाहते, पोलियो वर्कर्स फील्ड में हैं। वकार अहमद की रिपोर्ट। सख्त मौसम में इंसदाद पोलियो मुहिम बलूचिस्तान में यकीनन बड़ा चैलेंज, लेकिन जहां मीडिया ना पहुंच सका वहां पोलियो वर्कर्स वैक्सीन किट्स लिए पहुंचे। ना साइबेरियन हवाएं, न घुटने घुटने बर्फ और न ही संगलाख पहाड़ गुमनाम हीरोज को कौमी फरीजे की अदायगी से रोक सके। मुल्क के जोग्राफिया के 43% रकबे पर मुंतशिर आबादी का एक बच्चा भी वैक्सीन से महरूम न रहे, इस मिशन को पूरा करने के लिए तारातानी, संगसेला, मरव, चूहान, हरबोई, दश्त गोरान और कोही मारान जैसे इलाके जिनके नामों से भी शायद लोग वाकिफ ही न हो, कहीं पैदल, कहीं मोटरसाइकिल्स तो कहीं ऊंट और खच्चरों पर कैंपेन जारी रही। कोयटा कराची, कोयटा सीबी, कोयटा नोशकी और कोयटा चमन नेशनल हाईवेज पर लेवीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मोटरवे पुलिस, पीडीएमए और एनएचए मुसलसल 11 जनवरी से शाहराहें बहाल रखने और मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के मिशन में ही मसरूफ रहे। बलूचिस्तान में रवा मौसम सरमा में बारिश, बर्फबारी और रेगिस्तान जैसे इलाके भी नुक्ते इंजमात को क्रॉस कर गए। चमन बॉर्डर पर अगर 2 फीट तक बर्फ गिरी तो गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाने वाले नोकुंडी, तफ्तान और दालबंदीन में भी पारा -10 डिग्री से भी नीचे गिर गया। लोगों को पाइपलाइन से पानी जम जाने और गैस प्रेशर में कमी का सामना रहा, लेकिन अज़्म अगर मजबूत हो तो कौन सा चैलेंज है जिसका कामयाबी से मुकाबला मुमकिन नहीं। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज़, कोयटा। पंजाब के अर्दीस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ खत्म हो गई है। तफसील मोहम्मद उस्मान से। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब के 38 अजला में 55 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं, जबकि रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पीने से रह जाने वालों के लिए मुहिम जारी है। पंजाब में गुज़िश्ता 2 साल से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की निशानदेही से वायरस के मुकम्मल खात्मे तक बच्चों के लिए खतरा लाहक हो सकता है। मौसम की सख्तियाँ भी फ्रंट लाइन हीरोज के हौसले पस्त न कर सकी। मरी में बर्फबारी के बावजूद मुल्क से पोलियो के खात्मे का अज़्म लिए पोलियो वर्कर्स आयशा और अरसलान घर घर जाकर मुस्तकबिल के मौमारों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के मिशन पर गामजन हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर की सेशन अदालत ने निजी स्कूल में साथी तालिबा पर तशद्दुद में मुलव्विस 3 तालिबात की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इस अफसोसनाक वाक़े की मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद वफा। लाहौर में तालिबा पर तशद्दुद का वाक़या चंद रोज कबल एक निजी स्कूल में पेश आया। इस मौके पर मोबाइल के जरिए मारपीट की वीडियो भी बनाई गई और उसे इंटरनेट पर वायरल किया गया। वीडियो में 3 लड़कियों को अपनी साथी तालिबा पर जिस्मानी तशद्दुद करते देखा जा सकता है। इस अफसोसनाक वाक़े से अंदाजा होता है कि नाम नेहाद जदीद स्कूल महंगी फीसों के बावजूद बच्चों को नज़्म ज़ब्त ही नहीं बल्कि मजहबी और समाजी इक़दार का पाबंद बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस वाक़े को देखने वाले हर दिमाग में सवाल गूंज रहा है कि आखिर उस वक्त स्कूल की इंतजामिया कहाँ थी? कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं था? क्या स्कूल में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं, कोई पूछने वाला नहीं? इतने महंगे तालीमी इदारे हैं जिनकी फीसें आसमान से बातें करती हैं, उनमें कोई निज़ाम नहीं है। मनशियात का इस्तेमाल और स्कूलों में कोई तसव्वुर है इस चीज़ का? और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है,
अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे स्कूलों में इसी तरह का माहौल है। वाक़े की FIR में मार पीट करने वाली तालिबात पर नशे का आदी होने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि इन लड़कियों के वकील ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दई लड़की खुद मंशियात की आदी है और वो दूसरी लड़कियों को भी नशे पर लगाना चाहती थी। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं जो बहुत ही तशवीश का बाइस है। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जो है ज़ेर समाअत है, जिसमें तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम की इस्तदा की गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर मुतल्लिका हुकाम को एक मैकेनिज्म तैयार करने का भी हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने पुलिस को 30 जनवरी तक मुल्जिमान लड़कियों को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जाने वाले इल्जामात की सदाकत का फैसला तो अदालत करेगी, ताहम अगर स्कूल के बच्चों की नशा आवर मवाद तक मुमकिन रसाई और पुरतशद्दुद रवैयों को नजरअंदाज किया गया तो पूरा मुआशरा संगीन सूरत हाल से दो चार हो सकता है। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और जनवरी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आगाही का महीना है ताकि ख़वातीन को अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने की तरगीब दी जा सके। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के बारे में देखते हैं सदफ अफजल की ये रिपोर्ट। सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन में सबसे आम कैंसर में से एक है, जिसका ताल्लुक ख़वातीन की तौलीदी सेहत से है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी ख़वातीन में छाती का कैंसर ही नहीं बल्कि सर्वाइकल कैंसर भी खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स देखें तो सर्वाइकल कैंसर खवातीन में चौथे नंबर पर मोस्ट कॉमन कैंसर है। 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का सबब बनता है वो HPV वायरस इन्फेक्शन है। ये कैंसर की इन इकसाम में से एक है जिसका सबसे ज्यादा कामयाबी से इलाज किया जाता है। आमतौर पर 35 से 45 साल की उम्र की खवातीन में पाई जाती है, लेकिन मामूल की स्क्रीनिंग से सर्वाइकल कैंसर का जल्द पता लगाना और इलाज शुरू करना मुमकिन है। HPV के अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो दुनिया भर के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। सो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट करें तो इस कैंसर से बचाव मुमकिन है। हमारे मुआशरे में खवातीन की तौलीदी सेहत के बारे में बात करना ममनू समझा जाता है। इसी वजह से बहुत सी खवातीन सर्वाइकल कैंसर की सूरत में डॉक्टर के पास इस वक्त जाती हैं जब उनकी बीमारी बढ़ जाती है। सर्वाइकल कैंसर से डरना नहीं चाहिए बल्कि एहतियात के साथ इलाज किया जाना चाहिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन हबीबुर रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की तकरीबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल देते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारत से आने वाले सिख यात्री 9 अप्रैल को वाहगा के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसके लिए उन्हें 10 दिन का वीज़ा जारी किया जाएगा। सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम और ट्रांसपोर्ट के अलावा मेडिकल की सहूलतें मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जानिब से मुफ्त मुहैया की जाएंगी। निज़ाम तालीम को ज़्यादा बामकसद और कौम व मिल्लत की आरजुओं की तकमील का ज़रिया बनाने में असातिज़ा की सलाहियतों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में निजी तालीमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। असातिज़ा की तदरीसी और पेशा वराना सलाहियतों का फ़रोग़, जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करना, तलबा की तरबियत, मसाइल और उनकी बेहतरी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे मुल्क से असातिज़ा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक कौम के मामारों और मुफक्किरीन ने तदरीस और सीखने के अमल में तब्दीली को खुशाइंद करार दिया। टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसकी रूह की तस्कीन के लिए ये इंटेलेक्चुअलिज्म और ये डिबेट एंड डायलॉग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो टीचर एजुकेशन पे होनी चाहिए, क्योंकि उसका जनरेशनल इम्पैक्ट है। मुकर्रीन का कहना था कि तदरीसी अमल से मुताल्लिक जदीद सोच, मुस्बत रवैयों और तहकीक को सामने लाकर तलबा की तरबियत में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। ये कॉन्फ्रेंस वो है जहाँ हम टीचर्स की अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं, उनको अवार्ड्स भी देते हैं और उनको आगे बढ़ने की हम उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं। शुरका का कहना था कि बाहमी मुकालमे के जरिए एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का मौका मिलता है। जरूरत इस अमर की है कि इस कॉन्फ्रेंस जैसे मौके बाकायदगी से असातिज़ा को मैसर आए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। बच्चों में ज़हानत की नशोनुमा और काबिलियत के साथ साथ उनकी शख्सियत के निखार के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का फ़रोग़ नागुज़ीर है। यही वजह है कि मुख्तलिफ स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी आयशा आफरीन। नन्हे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए कराची के एक निजी स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया।
जिस में स्कूल के नन्हे तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। बच्चों ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए टैबलो पेश किया, जिसके बाद मुख्तलिफ सबक आमूज कहानियां ड्रामाई अंदाज में पेश की गईं। रंग बरंगे खूबसूरत लिबास जेबतन किए बच्चों ने शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी और नन्हे मासूम बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है। ये तलबा मुल्क का सरमाया है और जिससे स्कूल में अच्छी तालीम के साथ इनकी शख्सियत को भी निखारा जाता है। इस मौके पर वालिदैन बड़ी तादाद में शरीक हुए और बच्चों को सराहा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की कुछ अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि सरमा रुत ने एक और अंगड़ाई ली है। मुल्क के बाज़ इलाकों में अब्र रहमत और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। तफसील बताएंगे समीउल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। बारिशों का बायस बनने वाला मगरबी हवाओं का एक नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कश्मीर के जिला रावलाकोट में 7 मिलीमीटर, मुजफ्फराबाद 6 और घड़ी दुबट्टा में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। सैदो शरीफ में 4, दीर 3 और कलाम में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। मरी 4 मिलीमीटर, अटक 3, जबकि फैसलाबाद, खानेवाल, ओकाड़ा, टोबा टेक्सिंग और इस्लामाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मालम जब्बा में 6 इंच, मरी में 1 इंच, जबकि स्कर्दू में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। मलका कोहसार मरी में गुज़श्ता रात से होने वाली बर्फबारी से स्याह झूम उठे और उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया। लकी मरवत के इलाके शेख बदीन में भी बर्फबारी ने समा बांध दिया। सियाती मुकाम शोगरान और कागान में भी बारिश के साथ बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा और पेशावर समेत बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसमियात की फोरकास्ट अभी जैसे अपर पंजाब है, इन इलाकों में भी हो सकती है, लाहौर समेत जो हमारे सेंट्रल पंजाब में जैसे फैसलाबाद वगैरह, और लेकिन जो साउथ पंजाब या सिंध के अपर सिंध है, इनके इलाकों में अभी धुंध होगी और उसकी शिद्दत में अभी आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। मरी, गलियात और गिरदोनवा में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की पेशगोई है। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, यहाँ रुख करेंगे सवात का और आपको बताएं कि सवात के मरकजी शहर मिंगोरा और सैदो शरीफ में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मिंगोरा, बरीकोट, खाजखेला में बारिश, जबकि मदियान, बहरीन, कालाम और दूसरे इलाकों में बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। बर्फपोश पहाड़ों और कुदरती हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि ले में -14, ज़ियारत -11, अस्तोर -9, गोपस -8 और हुंजा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 3, लाहौर 7, कराची 10, पेशावर 5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।
عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے فلسطین سے، جہاں پر صہیونی فورسز کے مظالم اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے گشت کے دوران نہتے شخص کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مغربی کنارے میں گزشتہ سال کے دوران تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جاری چھاپوں اور پرتشدد کارروائیوں کے دوران 1 جنوری سے اب تک 18 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ پینشن اصلاحات کے خلاف بڑے پیمانے پر جاری مظاہروں اور احتجاج کے باعث فرانسیسی حکومت نے منصوبے پر سمجھوتا کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اصلاحات کے بنیادی اقدامات تاہم برقرار رہیں گے۔ صدر ایمانوئل میخواں کی حکومت نئی اصلاحات میں ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کرنے کے ساتھ اس میں مزید ترامیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ملازمین ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 سال کرنے کے اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وزیر گیبریل ایٹل نے کہا ہے کہ بل پر مزید پیش رفت ممکن ہے، تاہم ریٹائرمنٹ کی 64 سال کی عمر کی شرط میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مختلف یونینز کا کہنا ہے کہ احتجاجی مارچ میں 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، تاہم وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق مظاہرین کی تعداد 11 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ ملک کے مظاہروں میں اساتذہ، ریل ورکرز، توانائی اور دیگر سرکاری محکموں کے ملازمین شرکت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر مظاہرین پرامن رہے، تاہم وسطی پیرس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جس میں پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور چند مظاہرین کو گرفتار بھی کیا تھا۔ ادھر اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہزاروں افراد نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ شرکاء نے سوشلسٹ حکومت پر ہسپانوی آئین کو پامال کرنے کا الزام لگایا اور وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جمہوریت اور آئین کے لیے جمع ہونے والے مظاہرین نے ہاتھوں میں ہسپانوی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ ریلی میں 100 سے زائد انجمنوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کاتالونیہ میں علیحدگی پسند سمیت ہسپانوی آئین کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور عالمی منظرنامے کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام۔ کوئی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔